Every crime leaves a story. We go beyond the evidence to uncover the truth. Welcome to Beyond the Crime. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द क्राइम्स। पिछले 4 एपिसोड में हमने जाना कि कैसे जोडियाक नाम पूरी दुनिया के सामने आया, कैसे एक अपराधी सीरियल किलर ने अपने पत्रों और कुछ संदेशों से पुलिस और मीडिया दोनों को चुनौती दी। आखिर जोडियाक किलर ने कौन कौन से अपराध किए थे? क्या हर वह हत्या जिसे जोडियाक से जोड़ा जा चुका था वास्तव में उसी ने की थी या नहीं? इस वीडियो में हम केवल उन मामलों की बात करेंगे जिन्हें पुलिस और एफबीआई ने अधिकाधिक रूप से जोडियाक किलर के अपराध माना है। पहला केस 20 दिसंबर 1968 बेनिसिया की सुनसान लेक हार्मन रोड। यहीं से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। 17 वर्षीय डेविड फारादे और 16 वर्षीय बेटी जेनसन अपनी कार में बैठे थे, तभी एक अज्ञात हमलावर ने 22 कैलिबर पिस्तौल से दोनों की हत्या कर दी। कई महीनों बाद जोडियाक ने अपने पत्र में इस दोहरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। दूसरा केस लगभग 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 वेलेजा के ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में डेर्लिन फेरिन और माइकल मजो पर 9mm पिस्तौल से हमला हुआ। डार्लिंग की मौत हो गई जबकि माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जीवित बच गए। इस हमले के बाद हत्यारे ने खुद पुलिस को फोन कर दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली। और तीसरा केस 27 दिसंबर 1969 लेके बेरेवेसा। इस बार जोडियाक ने अपनी कार्यशैली बदल ली। उसने काला हुड और सीने पर क्रॉस हेयर चिन्ह वाला कॉस्ट्यूम पहनकर ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड पर चाकू से हमला किया। ब्रायन बच गए लेकिन सिसिलिया ने कुछ दिनों बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। चौथा केस 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को। जोडियाक का अगला शिकार बने 29 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टीन। 9mm पिस्तौल से हत्या करने के बाद जोडियाक ने पॉल स्टीन की खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा अखबार को भेजा। इसी सबूत ने पुलिस को यकीन दिलाया कि पत्र लिखने वाला और हत्यारा एक ही व्यक्ति था। पुलिस और एफबीआई के अनुसार जोडियाक किलर ने अधिकाधिक तौर पर 4 हमलों को अंजाम दिया। इन 4 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई और 2 लोग जीवित बचे। लेकिन इतने वर्षों की जांच के बावजूद जोडियाक किलर की असली पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है। कैथलीन जॉन्स आदि कई मामलों का नाम जोडियाक से जोड़ा जाता है, लेकिन पुलिस या एफबीआई ने उन्हें आधिकारिक जोडियाक अपराध नहीं माना है। हेलोवीन कार के बाद कई महीनों तक जोडियाक की ओर से कोई नया प्रमाणित संदेश नहीं आया। फिर 22 मार्च 1971 लॉस एंजलिस टाइम्स को एक नया पत्र मिला। पत्र लिखने वालों ने खुद को फिर से जोडियाक बताया, लेकिन इस बार उसके एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने लिखा कि कुछ महीने पहले एक युवा महिला की हत्या उसी ने की थी। वह महिला थी कैथलीन जॉन्स। लेकिन यही से मामला उलझ जाता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कैथलीन जॉन्स की हत्या नहीं हुई थी, वह जीवित बच गई थी। कैथलीन ने बताया कि मार्च 1970 में एक अजनबी व्यक्ति ने उनकी कार रोकने का बहाना बनाया और फिर उन्हें कई घंटों तक अपनी कार में घुमाता रहा। आखिरकार उन्हें मौका मिला और वे अपने छोटे बच्चे के साथ भाग निकली। बाद में उन्होंने दावा किया कि जिस व्यक्ति ने उनका अपहरण किया था वह शायद जोडियाक हो सकता है, लेकिन जांच एजेंसियां इस घटना को कभी भी आधिकारिक रूप से जोडियाक का प्रमाणित अपराध सिद्ध नहीं कर सकी। इसी तरह लॉस एंजलिस टाइम्स को भेजे गए पत्र में किए गए दावों को भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। यानी यह संभव है कि पत्र जोडियाक ने लिखा हो, लेकिन उसमें किए गए सभी दावे सत्य हो, ऐसा कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिला। यही से जोडियाक केस और भी रहस्यमय हो जाता है। अब सवाल केवल यह नहीं था कि जोडियाक कौन था, बल्कि यह भी था कि उसने पत्रों में लिखी हर बात पर विश्वास किया जाए या नहीं। और यही कारण है कि आज भी इतिहासकार और जांचकर्ता उसके हर दावे को अलग अलग सबूतों की कसौटी पर परखते हैं। लगभग
1.5 साल बीत चुका था। पुलिस अब भी जोडियाक की तलाश में थी। 21 मार्च 1971 एक और रहस्यमयी पोस्ट कार्ड सामने आया। आज इसे पाइन्स कार्ड के नाम से जाना जाता है। कार्ड पर पेड़ों और बर्फीले इलाके की तस्वीर थी। उस पर अखबारों से काटे गए शब्द चिपकाए गए थे। साथ ही हाथ से कुछ संदेश भी लिखे गए थे। कार्ड में एक पंक्ति थी, शॉट विक्टिम 12 और दूसरी पिक थ्रू द पाइन्स। कार्ड के साथ लेक टाहो क्षेत्र का संकेत देने वाले सुराग भी थे। जांचकर्ताओं का ध्यान 1970 में लापता हुई डोना लेस की ओर गया। डोना लेस लेक टाहो के एक होटल कैसीनो में नर्स के रूप में काम करती थी। 6 सितंबर 1970 को वह अचानक गायब हो गई। उनका कहीं भी पता नहीं चला। कुछ अधिकारियों को लगा कि शायद जोडियाक इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से डोना लेस की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि डोना लेस की गुमशुदगी वास्तव में जोडियाक से जुड़ी थी। आज भी यह मामला एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ जांचकर्ता पाइन्स कार्ड को जोडियाक का असली पत्र मानते हैं, कुछ इस पर संदेह करते हैं और डोना लेस आज भी आधिकारिक रूप से जोडियाक की प्रमाणित पीढ़ियों की सूची में शामिल नहीं है। यानी यह अध्याय एक ऐसे रहस्य की कहानी है जिसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन जोडियाक के पत्र अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे। 1974 में वह एक बार फिर अखबारों को एक पत्र लिखा। उसके अंतिम प्रमाणित संदेशों में से गिना जाएगा 29 जनवरी द एक्सॉस्टिस लेटर। करीब 3 साल बीत चुके थे। जोडियाक की ओर से कोई नया प्रमाणित हमला सामने नहीं आया था। कई लोगों को लगने लगा कि शायद यह रहस्यमय हमलावर हमेशा के लिए गायब हो चुका है। लेकिन 29 जनवरी 1974 सन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और पत्र मिला। पत्र पर हस्ताक्षर था जोडियाक। आज इस पत्र को द एक्सॉस्टिस लेटर के नाम से जाना जाता है। पत्र में उसने एक रिलीज हुई फिल्म द एक्सॉस्टिस का जिक्र किया है। उसने लिखा कि यह फिल्म उसे एक व्यंग्यात्मक हास्य नाटक जैसी लगी। उसके बाद उसने कुछ रहस्यमयी पंक्तियां लिखी और अपने प्रसिद्ध क्रॉसहेयर सिंबल के साथ एक पत्र समाप्त किया। पत्र के अंत में उसने फिर एक संख्या लिखी। उसका दावा था कि उसके शिकारों की संख्या अब 37 हो चुकी है, लेकिन पुलिस को इस दावे का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिला। जांचकर्ताओं के अनुसार जोडियाक द्वारा बताए गए अधिकांश अतिरिक्त पीड़ित कभी भी आधिकारिक रूप से उससे नहीं जोड़े जा सके। यही कारण है कि आज भी उसके प्रमाणित पीढ़ियों की संख्या वही मानी जाती है जो ठोस सबूतों से जुड़ी है। इस पत्र के बाद भी 1974 में कुछ और पत्र प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से सभी वास्तव में जोडियाक ने लिखे थे या नहीं, इस पर जांचकर्ताओं की अलग अलग राय है। यानी 1974 के बाद जोडियाक की कहानी धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बनती चली गई, लेकिन उसकी पहचान अब भी एक अनसुलझा रहस्य थी। 1974 के बाद जोडियाक के नाम से कुछ और पत्र मिलने का दावा किया गया, लेकिन जांचकर्ताओं में इस बात पर सहमति नहीं थी कि वे सभी पत्र वास्तव में उसी ने लिखे थे। समय बीतता गया, लेकिन जांच कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई। पुलिस ने हस्तलिपि की तुलना की, फिंगरप्रिंट्स की जांच की, बाद के वर्षों में डीएनए परीक्षण भी किए गए। दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ हुई। कुछ लोगों के नाम बार बार सामने आए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इतने ठोस सबूत कभी नहीं मिले कि अदालत में उसे जोडियाक किलर साबित किया जा सके। इसी दौरान कई किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी, फिल्में बनी और अलग अलग लोगों ने अलग अलग संदिग्धों को असली जोडियाक बताया। लेकिन आज तक अमेरिका कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से जोडियाक किलर घोषित नहीं किया गया है। आज पुलिस की कई एजेंसियों के रिकॉर्ड में यह मामला अब भी एक अनसॉल्व्ड सीरियल मर्डर केस के रूप में दर्ज है। जोडियाक ने कम से कम 5 लोगों की हत्या की और 2 लोग
उसके हमलों में जीवित बच गए, लेकिन उसका असली नाम, उसका चेहरा और उसकी असली पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है। शायद वह कभी पकड़ा नहीं गया, या हो सकता है वह अपनी मौत तक एक आम इंसान की तरह जीता रहा, या शायद उसकी असली पहचान अब भी किसी पुरानी फाइल, किसी भूले हुए सबूत या किसी ऐसे डीएनए नमूने में छिपी है जो अभी तक पूरी कहानी नहीं बता पाया है। ज़ोडिएक किलर का केस सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, यह उन सवालों की कहानी है जिनके जवाब आज भी नहीं मिले, और शायद यही वजह है कि आधी सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद ज़ोडिएक किलर का नाम दुनिया के सबसे रहस्यमय अपराधों में से जिंदा है। जांच के दौरान कई संदिग्धों के नाम सामने आए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चा आर्थर ली एलन की हुई है। कई परिस्थितिजन्य सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने वर्षों तक उस पर गहरा संदेह बनाए रखा। हालांकि कोई भी ऐसा निर्णायक सबूत नहीं मिला जो अदालत में यह साबित कर सके कि वही ज़ोडिएक किलर था। 2002 में ज़ोडिएक ने एक पुराने लिफाफे में प्राप्त आंशिक डीएनए प्रोफाइल का मेल आर्थर ली एलन से नहीं हुआ। फिर भी जांचकर्ताओं ने यह नहीं कहा कि वह पूरी तरह से संदेह के बाहर है, क्योंकि उस डीएनए की विश्वसनीयता और स्रोत को लेकर भी सवाल थे। 2004 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग ने अपनी सक्रिय जांच बंद कर ली, लेकिन नापा काउंटी, सोलानो काउंटी और वेजिरो पुलिस के रिकॉर्ड में यह मामला आज भी अधिकाधिक रूप से अनसुलझा है। यही कारण है कि आधी सदी के भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी ज़ोडिएक किलर की असली पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। शायद कहीं कोई सबूत अब भी छिपा है, या फिर यह राज हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में दफन हो चुका है। यह था ज़ोडिएक किलर का अनसुलझा रहस्य। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी घटनाएं आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड, FBI दस्तावेज, न्यायिक अभिलेखों और प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। जहां किसी घटना या दावे की अधिकाधिक पुष्टि नहीं है, वहां से स्पष्ट रूप से दावा या संभावित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।